हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस नई क्लास के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं वीडियो एग्ज़ाम 2025 के लिए करंट अफेयर्स की बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 60-70 प्रश्नों के आसपास प्रश्न यहाँ पर क्लास में लिए गए हैं और ये हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें वीडियो के सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल सब तरह के करंट अफेयर के प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आने योग्य हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है और एग्जाम में और कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आज की क्लास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसी क्लास को आपको क्या करना है, कंप्लीट देखना है पूरा ईमानदारी के साथ, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है और आपको ये भी बताना है कि आपने अगर करंट अफेयर पढ़ रखा है तो कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर कर दिया गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी को आना चाहिए ये प्रश्न और आता भी होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इस प्रश्न की तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा क्या? बिल्कुल नहीं। रीडवाना कुचामन भी नहीं और सलूम्बर भी नहीं। कौन सा हो जाएगा? खेरथल तिजारा। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहाँ पर डिटेल की आवश्यकता होगी मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा और जहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर नहीं बताया जाएगा आपको। हाल ही में चर्चित रहा राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की बात की जा रही है। मैंने इसी चैनल पर जितने भी अपने आयोग हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग है और सूचना आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग है, आरपीएससी है, निर्वाचन आयोग, इन सब के अलग अलग टॉपिक वाइज है, एक एक वीडियो इनकी दे रखी है। उसको डिटेल से अगर पढ़ना चाहो तो वो वीडियो देख लेना, पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो आरपीएससी की यहाँ पर बात की जा रही है। आरपीएससी बहुत ही अभी चर्चा में था। तो चर्चा में क्यों था? क्योंकि एक सदस्य जिनकी मंजू शर्मा, इन्होंने हाल ही में क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। मंजू शर्मा के द्वारा क्या दे दिया गया? इस्तीफा दे दिया गया, जिसके कारण ये चर्चा में थे। कैलाश चंद मीणा, अगर ऑप्शन में कैलाश चंद मीणा मिलता है और आपसे पूछे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कैलाश चंद मीणा ही करना है। जब तक उत्कल रंजन साहू ऑप्शन में नहीं हो तब तक आपको कैलाश चंद मीणा करना है। लेकिन वर्तमान में कौन है? उत्कल रंजन साहू है। यू आर साहू भी इनको कहते हैं, यू आर साहू, ठीक है, ध्यान रखना। और ये एकमात्र महिला सदस्य, पहली सदस्य है कांता खतूरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। इसकी अगर बात करें तो गठन कब हुआ? तो 20 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ, लेकिन कार्य करना प्रारंभ किया 22 दिसंबर से। अगस्त में गठन हो गया था, दिसंबर में काम करना शुरू किया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। कौन थे? एस के घोष थे। शुरुआत में इसका मुख्यालय जयपुर था और वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर है, गुगरा घाटी अजमेर। और ये सत्यनारायण समिति के सिफारिश पर अजमेर किया गया था, समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहले अजमेर नहीं था, पहले जयपुर था स्थापना के समय। वर्तमान कार्यालय कहाँ है? अजमेर में है, गुगरा घाटी। एस के घोष, घोष से कैसे याद रखेंगे? तो शुरुआत में किसी काम की क्या होती है? घोषणा होती है। तो प्रथम बार अध्यक्ष कौन रहे? एस के घोष रहे। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है? तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। और 315(1) में उल्लेख किया गया है कि राज्य या यूटी के लिए क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग होगा। 315(1) में इस बात का उल्लेख किया गया है। 2011 में इसकी सदस्य संख्या 2011 से लेकर वर्तमान तक इसकी सदस्य संख्या 1+7 थी, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। लेकिन अभी अभी इसकी घोषणा करके सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 कर दी गई है। 1+10 हो गया, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य इसमें करने की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री
की सिफारिश पर या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और लोक सेवा अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक होता है। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन है लोक सेवा आयोग, ये राज्यपाल को सौंपते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक तो इसमें कार्यकाल महत्वपूर्ण है और एक आपके इसमें सदस्य संख्या है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। एक ऐसे के घोष का प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वर्तमान बता दिया, प्रथम अध्यक्ष बता दिया, सदस्य संख्या बता दी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने बता दी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जारी NARI सूचकांक में जयपुर का स्थान कौन सा है? ये सूचकांक है वो किससे संबंधित है? तो ये महिला सुरक्षा संबंधित सूचकांक है। किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा से संबंधित है ये सूचकांक। और ये सूचकांक को शॉर्ट में नारी के नाम से जाना जाता है। इसमें जयपुर का स्थान कौन सा आया है ये आपको बताना है। तो ये सूचकांक है, इसमें 31 शहर शामिल थे। 31 में से 25वें नंबर पे कौन आया है? हमारा राजस्थान का राजधानी जयपुर आई है। इतनी सुरक्षित है जयपुर। और जयपुर को कितने अंक मिले अगर आपसे पूछ ले तो 59.1% अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो नेशनल अंक आपके 64.6% है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर शीर्ष स्थान पर कौन आया है? तो शीर्ष स्थान पर आया है कोहिमा। कौन आया है? कोहिमा शहर है वो शीर्ष स्थान पर आया है, ये आपको ध्यान में रखना महिला सुरक्षा के मामले में। हमारे जयपुर का 25वां स्थान आया 31 में से। बताओ कितनी ज्यादा सुरक्षित है राजधानी। ये देखो नारी सूचकांक यहाँ पर दे रखा है, NARI सूचकांक, राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 की बात की जा रही है। पी वैल्यू एनालिटिक्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, अध्यक्षा है ये विजया राहटकर, ये नाम ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया राहटकर है और उनके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। इसमें 31 शहर शामिल थे, जिसमें दिन और रात के बीच सुरक्षा के अंतर में सर्वेक्षण किया गया। सुरक्षा भावना, उत्पीड़न और अनुभव का परीक्षण यहाँ पर किया गया, सर्वे किया गया। 31 शहरों में जयपुर 25वें स्थान पर आया। जयपुर को 59.1% अंक प्राप्त हुए, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम है, 64.6 से कम है। शीर्ष स्थान इसका कोहिमा का था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई सूचकांक के बारे में। आगे बढ़िए। हाल ही में लिख कर इसलिए लाया हूँ टाइप किया हुआ ताकि टाइम कम लगे, हमारे कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर किया जा सके। हाल ही में हॉकी की खिलाड़ी कृष्णा प्रजापति को राष्ट्रपति गाइड अवार्ड, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति गाइड अवार्ड की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति गाइड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा प्रजापति को सम्मानित किया गया है। कृष्णा प्रजापति का संबंध कहाँ से है ये आपको बताना है। तो संबंध की बात करें तो इनका संबंध आता है मोमासर उत्सव भी आपके पूछा गया है एग्जाम में, RSSB के द्वारा ही पूछा गया है। तो मोमासर आपके कहाँ पर है? तो मोमासर आपके बीकानेर में है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंटेंट में आपको 1% भी मेहनत लगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है अभी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? बीकानेर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ वागडे के द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की ओर, अच्छा है ध्यान में रखना, अभ्युदय की ओर किसकी पुस्तक है? राज्यपाल हरिभाऊ वागडे की 1 वर्ष पर आधारित पुस्तक है और इसका विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको बताना है। तो इसका विमोचन किया गया सोमती देवी के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सोमती देवी का संबंध कहाँ से? रामदेवरा से इनका संबंध आता है। कहाँ से? रामदेवरा से। तो इनके 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की ओर का विमोचन है वो किया गया सोमती देवी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहर चलो अभियान कब से शुरू किया है? तो यहाँ पर 2 अभियान है वो शुरू हुए हैं। एक अभियान का नाम है शहर चलो अभियान। कौन सा अभियान? शहर चलो अभियान। और दूसरा है गांव चलो अभियान। गांव चलो अभियान, 2 अभियान यहाँ पर राजस्थान में अभी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किए गए। शहर चलो अभियान है
ये कब से शुरू हुए हैं? तो ये शुरू हुए हैं 15 सितंबर से। 15 सितंबर से कब तक चलेंगे? तो ये चलेंगे 2 अक्टूबर तक। कब तक? 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें शहरी निकायों के लिए जो कोई भी आपके लंबित प्रकरण है उसका निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा। सड़क मरम्मत हो गई, नई जो गली वाली लाइटें हैं वो सड़क लाइटें हैं, साफ सफाई, आवारा पशुओं से संबंधित जो भी समस्या है शहर चलो अभियान के तहत कवर की जाएगी। और गांव चलो अभियान की अगर बात करें तो ये 18 सितंबर से शुरू हो गए। 18 सितंबर से गांव चलो अभियान हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों पर ये अभियान लगाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक अभियान है वो सहकार सदस्यता अभियान। सहकार सदस्यता अभियान है, ये भी चलाया गया है। ये 2 अक्टूबर से शुरू होगा। कब से? 2 अक्टूबर से शुरू होगा और आपके 15 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 15 अक्टूबर तक चलेगा ये। तो ये तीनों अभियान है, महत्वपूर्ण अभियान है, ध्यान में रखना। तो 15 सितंबर 2025 से ये शुरू हुआ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न से संबंधित फैक्ट भी दिए गए हैं। शहर चलो अभियान है 15 सितंबर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसको सेवा पखवाड़ा भी कहा गया। गांव चलो अभियान है, इससे संबंधित आगे और फैक्ट आएंगे तो और महत्वपूर्ण है यहाँ पर, है ना, उसको आगे और ध्यान से देखना। यहाँ पर 18 सितंबर से हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में, प्रत्येक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में ग्राम चलो अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान सप्ताह में 3 दिन चलेगा। सप्ताह में कितने दिन? 3 दिन चलेगा। और इसी के साथ 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी संचालित किया जाएगा। तो इन अभियानों की दृष्टि से ये तारीखें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान में रखें। तारीखें पूछी जाती हैं, ऐसे अभियान होते हैं। अगला है 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वित्त आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है, तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो 6ठे वित्त आयोग की अगर आपसे पूछ ले तो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युमन सिंह थे। और 7वें के कौन है? अरुण चतुर्वेदी। कौन है? अरुण चतुर्वेदी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी है 2025-26 की। 2025-26 की रिपोर्ट है वो इन्होंने प्रस्तुत कर दी है अरुण चतुर्वेदी जी ने। 6ठे वित्त आयोग में लक्ष्मण सिंह रावत आपकी क्या थे? सदस्य थे। और अभी कौन है? नरेश कुमार ठकराल है, ध्यान में रखना। इसके साथ एक और थे अशोक लाहौटी। 6ठे में और थे। अभी सिर्फ नरेश कुमार ठकराल और अरुण चतुर्वेदी जी है। ठीक है, 7वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 7वें वित्त आयोग के बारे में मुख्य जानकारी। अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। सदस्य सचिव कौन है? नरेश कुमार ठकराल है। कब गठन हुआ? अगस्त 2025 में गठन हुआ। और इनका कार्यकाल 2025-30 इसका कार्यकाल रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्य काम क्या होता है? पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के लिए वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश करना, उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना और उनके सशक्तिकरण के लिए अनुशंसाएं करना, ये आपके इस वित्त आयोग का काम होता है। तो महत्वपूर्ण क्या है? इनके अध्यक्ष है वो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सुषमा अभियान, कौन सा अभियान है? सुषमा अभियान की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सुषमा अभियान का संबंध किसमें है? तो सुषमा नाम से आपको ध्यान में रखना, सुषमा का मतलब यहाँ पर क्या है? तो सु फॉर है सुरक्षित, से फॉर है सड़क और मां से है मार्ग। तो सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान है, ये चलाया गया है। ये कब से कब तक? तो ये 9 अगस्त से 15 सितंबर तक चलाया गया। 9 अगस्त से 15 सितंबर। तो तारीख इसकी नहीं पूछी जाकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे? सड़क सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि सुषमा नाम देकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण या बालिका शिक्षा या महिला से संबंधित कोई भी योजना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सड़क सुरक्षा से संबंधित अभियान है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये चलाया गया था। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन विधेयक है, इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में? तो यहाँ पर अगर बात करें, ये विधेयक 3 सितंबर 2025 को विधानसभा में पारित हो गया। बिल्कुल सही है, 3 सितंबर को ये पारित हो चुका है। कोचिंग संस्थान द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 2 लाख रुपए तक का जुर्माना नहीं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना, पहली बार तो कितना जुर्माना है? 50,000 है। कितना है?
50,000, और दूसरी बार अगर बात करें तो दूसरी बार अगर उल्लंघन होता है तो आपके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। पहली बार 50,000 रुपये तक और दूसरी बार है तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो न्यूनतम कितना है, 50,000 है, और अधिकतम कितना है, 2 लाख का जुर्माना लग सकता है। तो बी ऑप्शन में यहाँ पर पहली बार लिखा है तो पहली बार नहीं, दूसरी बार में 2 लाख लगता है। तो बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, कोचिंग संस्थाओं के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 100 रखी गई है। कम से कम अगर 100 विद्यार्थी हैं तो आपको कोचिंग का पंजीकरण है वो करवाना पड़ेगा। उल्लंघन जारी रखने पर, भाई पहली बार 50,000 रुपये लगाए, दूसरी बार 2 लाख रुपए लगाए, फिर भी आपके उल्लंघन वो जारी रखते हैं तो उनका पंजीकरण है कोचिंग का रद्द किया जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। आपसे ध्यान रखना कोचिंग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस बांध पर क्लाउड सीडिंग करवाई गई। क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की बात यहाँ पर की जा रही है। कृत्रिम वर्षा है वो आपके किस बांध पर करवाई गई राजस्थान के, तो राजस्थान के रामगढ़ बांध पर करवाई गई। और रामगढ़ बांध कहाँ पर स्थित है, जमोआ रामगढ़ में है। कहाँ पर है, जमोआ रामगढ़, और जमोआ रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में। यहाँ पर कृत्रिम बारिश करवाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, ये देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें एआई तकनीक का काम में लिया गया। यहाँ पर एआई प्लस स्वदेशी ड्रोन यहाँ पर काम में लिए गए। कौन से, स्वदेशी ड्रोन काम में लिए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस जिले की प्रधानाचार्य नीलम यादव, नाम क्या है, नीलम यादव महत्वपूर्ण नाम है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है अलवर से। कहाँ से, अलवर। अलवर की एक स्कूल है और वो स्कूल किस स्थान पर है, टपूकड़ा। टपूकड़ा नामक स्थान पर स्कूल है। ये प्रिंसिपल थी टपूकड़ा आ गई, और इनको क्या मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अलवर टपूकड़ा से इनका संबंध आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर दुर्लभ केराकल शावक को देखा गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, केराकल शावक, दुर्लभ केराकल शावक। ऐसा प्रश्न अभी पटवार में भी पूछा गया था, तो आपके इसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर देखा गया है, तो ये आपके जैसलमेर में देखा गया है। जैसलमेर मरुस्थल में देखा गया। क्या चीज़ है ये केराकल, तो ये आपके एक जंगली बिल्ली है। क्या है, जंगली बिल्ली का नाम है, प्रजाति है जंगली बिल्ली की, आपको ध्यान में रखना है। जो भारत सहित अफ्रीका और दक्षिण एशिया कुछ सम पाई जाती हैं, इसको अभी जैसलमेर में देखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रही विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान मिलता है। तो इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान भी मिलता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलता है। 2 करोड़ रुपए के ऋण पर 8% तक का अनुदान मिलता है। स्पष्ट रूप से इसको ध्यान में रखें। और आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, तो इस योजना की बात करें तो इस योजना में पात्र कौन है, 18 से 45 वर्ग, 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोग हैं वो इसमें पात्र हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर सके या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार कर सके, ये विविधीकरण कर सके, उसका मॉडर्नाइजेशन कर सके। ये आपके इसका उद्देश्य है। इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% अनुदान दिया जाता है, ब्याज का अनुदान दिया जाता है यहाँ पर। इस योजना में दूसरा प्रावधान ये है, पहला तो ये हो गया कि 2 करोड़ रुपए तक 8%। फिर है अगर कोई महिला है या कोई फिर एससी कैटेगरी से है या फिर एसटी कैटेगरी से है या फिर कोई पीएच कैंडिडेट है, यानी कि उद्यमी है, पीएच उद्यमी, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में कोई उद्यम स्थापित है, या इन्होंने कार्ड धारक बुनकर है, या कोई शिल्पकार है, इन सभी को
1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक, 1 से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। 8% तो ब्याज अनुदान सबको ही मिल रहा है, इनको 1% एक्स्ट्रा ब्याज अनुदान है वो दिया जाएगा। इस योजना में वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 25% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा। ज्यादातर 25% दिया जाएगा। अगर वो 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है 25%, तो वहाँ पर 5 लाख रुपए तक का ही मार्जिन अनुदान है वो दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए इस योजना के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। हाल ही में कृषि विपणन द्वारा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। तो बिल्कुल ठीक है, ये किसकी बात की रही? राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव की बात की जा रही है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 की बात हो रही है। कहाँ पर आयोजित हुआ? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ। किसके द्वारा? कृषि विपणन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। गलत बात है। जीरा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है राजस्थान। जीरे में प्रथम स्थान पर है, तो ये असत्य कथन हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोनवा टोंक में फूड पार्क का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर इसे मसाला कॉन्क्लेव के तहत ही आपके टोंक में फूड पार्क का वर्चुअल लोकार्पण सीएम के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज स्पाइस ऐप का लोकार्पण भी किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई है। आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। तो इस दौरान मुख्यमंत्री, अब कहाँ आयोजित हुआ ये हमने बात कर चुके हैं। कहाँ पर आयोजित हुआ? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा आयोजन हुआ? कृषि विपणन के द्वारा। कृषि विपणन विभाग द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। ठीक है, तो अब हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा यहाँ पर सीएम के द्वारा की गई। राजस्थान जीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। जीरे में कौन से स्थान पर है? पहले में है। मेथी सौंफ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, धनिया और अजवाइन में तीसरे स्थान पर है। आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट किस किस में है। तो फर्स्ट है जीरा में। ठीक है, और सेकंड किस किस में है? राजस्थान मेथी और सौंफ में। मेथी और सौंफ में है, और राजस्थान दूसरे स्थान में है। मेथी और सौंफ में दो दो सब अक्षर है, तो दो दो अक्षर वाले में दूसरे स्थान पर है। तीसरे में अगर बात करें, तीसरा किस किस में? तो धनिया में देखो 3 अक्षर आ रहे हैं, तो धनिया में तीसरे स्थान पर, अजवाइन में भी तीसरे स्थान पर है, ध्यान रख लेना। फिर आगे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में कृषि उपज मंडी समिति आंगणवा जोधपुर और कृषि उपज मंडी यार्ड सोयला टोंक के इंक्यूबेशन सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने मसालों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के फोल्डर, श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन तथा राज स्पाइस ऐप का लोकार्पण भी किया। और टोंक में क्या किया है? फूड पार्क का लोकार्पण भी किया। फूड पार्क का लोकार्पण कहाँ किया? टोंक में किया। ठीक है, टोंक में कहाँ पर? सोनवा। ध्यान रखना, ये मसाला कॉन्क्लेव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान स्थापित करने, स्थानीय संसाधनों को प्रोत्साहित करने, रोजगार व आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी इसके बारे में, और आज और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। तो ये आपके पंचगौरव कार्यक्रम है, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें प्रत्येक जिले के 5 घटक, जैसे एक जिला एक उपज की बात यहाँ पर की गई। इसके अलावा एक जिला एक आपके वनस्पति प्रजाति की बात की गई। वनस्पति प्रजाति, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति की बात यहाँ पर की गई। एक जिला एक उत्पाद की बात यहाँ पर की गई। एक जिला एक पर्यटन स्थल की बात यहाँ पर की गई, और एक जिला एक खेल की बात यहाँ पर की गई। तो ये 5 चीजें प्रत्येक जिले से ली गई और इनका विकास करने का प्रयास यहाँ पर
किया जा रहा है। तो इसी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? पंचगौरव कार्यक्रम नाम दिया गया है। शुरू कब से हुआ? 17 दिसंबर 2024 से ये शुरू हुआ है। 17 दिसंबर को सही लिखते हैं थोड़ा, 17 दिसंबर 2024 से ये शुरू हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखें। अब पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। पंचगौरव कार्यक्रम क्या है? शुरुआत हुई 17 दिसंबर 2024 से। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान स्थापित करना, स्थानीय संसाधनों को प्रोत्साहन देना, रोजगार व आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। इस कार्यक्रम के 5 मुख्य घटक हैं। पहला है एक जिला एक उपज, एक जिला एक प्रजाति, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक पर्यटन स्थल, एक जिला एक खेल। ये प्रत्येक जिले के 5 घटक हैं। इन घटकों के लिए क्रमशः कृषि जो विभाग है वो किसके लिए? उपज के लिए कृषि विभाग नोडल अधिकारी है, यानी कि नोडल विभाग है। वनस्पति प्रजाति के लिए वन विभाग है। उत्पाद के लिए उद्योग है और उद्योग विभाग। पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन विभाग और खेल के लिए खेल विभाग को यहाँ पर नोडल विभाग है वो बनाया गया है। तो ये जानकारी थी पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में। इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ लेना, पक्का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध साबित होने पर कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक की अगर बात करें तो ये आपके विधेयक हैं राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025। ये 8 सितंबर 2025 को विधानसभा में क्या हो चुका है? पारित हो चुका है। ये आपको ध्यान में रखना, विधानसभा में पारित हो चुका है। इसके में बिना अनुज्ञा के मछली पकड़ने, मछली मारने ऐसे कोई अपराध करता है तो पहली बार में अगर अपराध करता है तो पहली बार कितना जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा? तो पहली बार 25,000 का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। और अपराध सिद्ध होने पर दूसरी बार अगर बात करें तो दूसरी बार है जुर्माना कितना है? 50,000 है। दूसरी बार जुर्माना कितना? 50,000 प्लस आपके 6 माह की जेल हो सकती है या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से यह दंड का प्रावधान किया गया है। तो कितना? पहली बार आपके 25,000 रुपये का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से सीकर यूरेनियम खनन परियोजना में कितना निवेश किया जाएगा? सीकर के खंडेला तहसील में सीकर यूरेनियम खनन परियोजना है। कहाँ पर? खंडेला सीकर में। तो यहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी का नाम है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल। यूसीआईएल के द्वारा यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा। कितना? 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, यानी कि कानून के खिलाफ अगर कोई धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके रोकने के लिए यहाँ पर विधेयक पारित हुआ है। उसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। यह विधेयक 9 सितंबर 2025 को विधानसभा में पारित हुआ। बिल्कुल सही है। इसके अनुसार छल कपट से धर्म परिवर्तन करने पर 7 से 14 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। असत्य कथन यहाँ पर पूछा है ना, ये कथन दूसरा भी सही है। तीसरा, सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 20 वर्ष नहीं, ये कथन गलत हो गया। सजा का प्रावधान है 20 वर्ष से न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम नहीं है। 20 वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम 20 वर्ष है। तो आपका सही ऑप्शन है उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नियम के बारे में यहाँ पर लिखा भी है। तो आइए जानते हैं राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के बारे में। 9 जनवरी 2025 को विधानसभा में पारित हुआ।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 25 है वो क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन इसमें धोखे, प्रलोभन, भय और छल कपट से धर्म परिवर्तन करवाने का कहीं भी समर्थन नहीं किया गया है। भाई 25 अनुच्छेद 25 है वो आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप किसी को लालच देकर, किसी डराकर, धमकाकर या धोखे या छल कपट से किसी का धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो इसी का अनुच्छेद 25 का उपयोग करते हुए यह नियम लाया गया है, आपको ध्यान रखना है। विधेयक के अनुसार छल कपट से धर्म परिवर्तन करने पर 7 से 14 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। 7 से 14 वर्ष तक के कारावास से आपको दंडित किया जा सकता है और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। और अल्पवयस्क जो नाबालिग है, महिला है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या दिव्यांगजन है, इनको अगर छल कपट करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो न्यूनतम कम से कम 10 साल की सजा तो होगी, और या फिर आपको 20 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सामूहिक धर्म परिवर्तन जहां पर भी होता है, देखो इसमें सामूहिक का लिखा नहीं है, इसमें सामूहिक धर्म परिवर्तन के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 20 वर्ष से लेकर आपके आजीवन तक है, ठीक है। ध्यान रखना, इस सामूहिक वाला इसमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा मेरे को, तो हो सकता है आगे लिखा हो। तो अल्पवयस्क, ST दिव्यांगजन, इनके अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 10 से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है और न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। 3 तरह के प्रावधान यहाँ पर मिलेंगे आपको। पहला प्रावधान 7 से 14 वर्ष तक की सजा है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। दूसरा है 10 से 20 तक की सजा और 10 लाख का जुर्माना। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कपटपूर्ण तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो न्यूनतम 20 वर्ष तक की सजा या अधिकतम आजीवन तक, और जुर्माना है 25 लाख का। जुर्माना कितना है? 25 लाख का जुर्माना यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। धर्म परिवर्तन के लिए किसी विदेशी या अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त किया जाएगा तो 10 से लेकर 20 वर्ष तक का सजा का प्रावधान और 20 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो अलग अलग 3-4 कैटेगरी यहाँ पर बन गई है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका। आगे देखिए राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए कितना बजट निर्धारित किया है। तो कितना बजट निर्धारित किया गया है यहाँ पर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए, तो यहाँ पर आपके कितना बजट है, 100 करोड़ रुपए के बजट का निर्धारण किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, तथ्य इनको देख लीजिए। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का ऐतिहासिक स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? हल्दी घाटी में बनाया जाएगा, चेतक का स्मारक बनाया जाएगा। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट और बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर बजट दिया जा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ पिछली क्लास में भी मैंने बताया था जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिए डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांस या 4 पोटा का स्मारक भी बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में कौन कौन शामिल है, तो सीता माता अभ्यारण्य है, ऋषभदेव है, गौतमेश्वर मंदिर है, मातृ कुंडिया है, इन सभी पर्यटन स्थलों को शामिल किया जाएगा। तो महाराणा प्रताप सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट दोनों में 100 करोड़ रुपए का बजट है यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राजस्थान के किस शहर को आर्द्र भूमि शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? पूछा जा चुका प्रश्न है और अभी भी पूछा जा सकता है। इसकी देखो जानकारी पहले भी मिल गई थी, अब और इसकी जानकारी आ रही है। तो यहाँ पर भारत का मैं बता देता हूँ, भारत के 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। भारत के कितने शहर? 2 शहर है शामिल किया गया है। कौन कौन सा? एक है आपके इंदौर और एक है आपके इंदौर के साथ साथ कौन है? उदयपुर है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इंदौर और उदयपुर को आर्द्र भूमि शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो आपके राजस्थान का कौन सा हो गया? उदयपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, RD 3064 का संबंध किससे है? तो RD 3064 क्या है ये आपको बताना है। RD 3064 क्या है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर ये जौ की नई किस्में हैं विकसित की गई हैं, जिसमें से एक क्या है RD 3060 है, और इसके अलावा छिलका रहित जौ की भी 3 किस्में हैं वो विकसित की गई है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा सब कुछ। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा जौ की नई किस्म है RD 3064 विकसित की गई है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछा जा सकता है। दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जौ की 4 किस्में तैयार की है, जिसमें से एक क्या है RD 3064 है, और 3 ऐसी किस्में हैं जो छिलका रहित जौ की है। किसकी? छिलका रहित जौ, जिसमें RD 3088, RD 3089, RD 3090। तो आपको ध्यान में रखना है 3064, 88, 89 और 90 ये 4 किस्में यहाँ पर विकसित की गई हैं, और चारों को चारों किसकी है? जौ की किस्में हैं, और अंतिम 3 है वो छिलका रहित जौ की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से कितने मिलेट्स आउटलेट स्थापित किए गए हैं? तो मिलेट्स आउटलेट है वो कितने स्थापित किए हैं? 152 आउटलेट स्थापित किए जा चुके हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माँ वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया गया? कौन सी योजना है? माँ वाउचर योजना। तो देखिए माँ वाउचर योजना की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि माँ वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो शुभारंभ किया गया 17 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत की गई। और ये क्या योजना है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए योजना है। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए योजना है, महिलाओं हेतु, गर्भवती महिलाओं हेतु ये योजना है। इनको क्या है? दूसरी व तीसरी तिमाही में निःशुल्क सोनोग्राफी के वाउचर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? वाउचर दिए जाते हैं, जिनकी वैलिडिटी है वो कितनी रहती है? वैलिडिटी 30 दिन तक रहती है। वैलिडिटी 30 दिन में इनको काम लेना होता है। तो ये माँ वाउचर योजना क्या है? गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही के अंदर निःशुल्क सोनोग्राफी के वाउचर दिए जाते हैं। ये योजना आपके 17 सितंबर 2025 को प्रारंभ हुई है। देखिए इसके अलावा और क्या तथ्य आपको ध्यान में रखना है? गो कृषि जीवन अभियान है वो आपके कहाँ से शुरू हुआ है? सांचौर जालोर से शुरू हुआ। किसने शुरू किया? देवनानी ने शुरू किया। वासुदेव देवनानी का नाम आपने सुना होगा। इनके द्वारा यहाँ पर ये शुरू किया गया है 14 सितंबर को। मातृ मृत्यु दर राजस्थान की कितनी है? 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। कितनी है? 86। मातृ मृत्यु दर 86 है। और राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है? 93। घूमर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? 15 नवंबर को होगा, और आपके कहाँ पर? जयपुर के अंदर। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उदयपुर के अंदर हुआ। नेशनल जनजातीय फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? उदयपुर में हुआ, ध्यान रखना। आगे देखिए, राजस्थान महिला निधि योजना के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। कैसा कथन बताना है? असत्य कथन आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना। असत्य कथन। इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनकी सदस्यों को आसान, सुलभ और त्वरित ऋण दिया जाए, ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या पहले से स्थापित व्यवसाय को विस्तारित कर सकें। महिलाओं को 40,000 रुपए तक का ऋण मात्र 48 घंटे में प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के तहत है वो महिलाओं को क्या है? 48,000 रुपए तक का ऋण है, मात्र 48 घंटे में दे दिया जाएगा। तो ये 40,000 तक का ऋण आपको ध्यान में रखना है। ये योजना राजस्थान के 11 जिलों में लागू है। गलत बात है, ये राजस्थान के 41 जिलों में लागू है, यानी कि पूरे राजस्थान में ये योजना लागू है, आपको ध्यान रखना है। और अगर 40,000 रुपए से ज़्यादा की राशि है तो 15 दिन के अंदर ये स्वीकृत हो जाती है। योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
यानी कि NCDC के साथ 3,000 करोड़ रुपए की सुविधा यहाँ पर ऋण के लिए प्राप्त की है। 3,000 करोड़ का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो आपका उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त है राजेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व कौन थे? मधुकर गुप्ता थे। पूर्व में ये राजेश्वर सिंह इन्हीं का स्थान लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। नवीन महाजन क्या है? ये आपके वो क्या है, CEO है, कार्यकारी अधिकारी हैं। और अमर सिंह राठौड़ है, ये प्रथम थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़, प्रथम। आइए जानते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 के में प्रावधान किया गया है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और 74वें नगरीय निकायों के लिए 243 ZA के तहत प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद है 243 के पंचायती राज से संबंधित और 243 ZA नगरीय निकायों से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख है। इसी के साथ ये एक सदस्यीय निकाय है, यानी कि इसमें एक ही मेंबर होता है, चुनाव आयुक्त, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। ये आपके निर्वाचन आयुक्त भी इसको कह सकते हैं। एक सदस्यीय निकाय है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखना। राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 जुलाई 1994 को हुई। प्रथम आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़ और इन्हीं का कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल था। और इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मंत्रिमंडल की सलाह पर, और त्याग पत्र भी ये अपना राज्यपाल को ही देते हैं। इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक होता है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है अभी तक? अमर सिंह राठौड़ का रहा है। और न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? नेक राम भसीन का रहा। 5 वर्ष पूर्ण करने वाले निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है? इंद्रजीत खन्ना और प्रेम सिंह मेहरा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है, ये कोई दोबारा आगे स्लाइड। तो कंटेंट अगर आपको शानदार लग रहा है तो क्लास को शानदार तरीके से लाइक कर दीजिए अभी से, नहीं किया है तो, और कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? पोषण माह की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आज 8वां राष्ट्रीय पोषण माह है, तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने 8वें पोषण माह के साथ मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी कि 17 सितंबर को यादगार बनाने के लिए जयपुर के मालवीय नगर से शहरी सेवा शिविर का प्रारंभ किया है। और 17 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने बस्सी की ग्राम पंचायत टोडा भाट के बिराजपुर से ग्रामीण सेवा शिविर का भी शुभारंभ किया है। तो 17 से ही आपके ग्रामीण सेवा शिविर और 17 सितंबर से ही आपके शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ है। वो गांव की ओर चलो और शहर की ओर चलो, वो अलग है, और ये सेवा शिविर अलग है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया है? तो सेवा पखवाड़ा नाम दिया है। यहाँ पर कौन सा नाम दिया गया है? सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। इस सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम हैं, उनका आयोजन किया गया है। तो इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, एक बार थोड़ी नजर मार लेते हैं। तो ये देखिए, सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की बात करते हैं। तो सेवा पखवाड़ा आपके 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है, गांधी जी के जन्मोत्सव तक। यहाँ पर अगर बात करें तो 17 सितंबर को रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। किसका? रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण की स्वीकृति दी गई।
और 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। तो ये अभी हमने पढ़ी थी योजना। स्वनिधि योजना की बात भी करी और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निक्षय पोषण किट का वितरण है 20 सितंबर को किया गया। 21 सितंबर को स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन हुआ। 22 सितंबर को वृक्षारोपण। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली हेतु पोर्टल की शुरुआत हुई। ये महत्वपूर्ण है, 24 सितंबर वाला ध्यान में रखें। 25 को सद्भावना केंद्र हेतु सामग्री संग्रहण और वितरण हुआ। 27 सितंबर की बात करें तो पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों के साफ सफाई और रख रखाव का कार्य होगा। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरण होगा। 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरण किए जाएंगे और 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा का समापन हो जाएगा। इसी के साथ स्वच्छता अभियान के साथ किया जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात है? 24 तारीख वाली बात महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बार काउंसिल में महिला के रूप में पंजीकरण कराने वाली पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? तो ये बनी है रवीना सिंह। कौन बनी है? रवीना सिंह का नाम ध्यान में रखना, पहली ट्रांसजेंडर वकील है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 की शुरुआत कहाँ से होती है? बीकानेर से होती है। और किसके द्वारा की गई? हमारे CJIBR गवई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जो कि क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अमोघ फ्यूरी अभ्यास कहाँ पर? बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ है। फील्ड फायरिंग रेंज किसका? अमोघ फ्यूरी अभ्यास। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी कहाँ पर है? अजमेर में है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि है 2030 तक बढ़ा दी गई है। लोक कल्याण मेला 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ई स्कैन बोट, राजस्थान पुलिस ने सलाह दी है कि आप ई स्कैन बोट रिमूवल टूल का उपयोग कीजिए और साइबर फ्रॉड और मालवेयर से बच सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये लोक कल्याण मेला है, सभी नगरीय निकायों में आयोजित होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहां पर गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो गोपाल क्रेडिट कार्ड महावितरण योजना है, ये आपके कहां पर किया गया है, बताइए। देखें, गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम, तो इसका आयोजन आपके कोटा में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? कोटा से संबंधित कौन है? ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत गोपाल के हैं उन गायों के लिए जो टेन सेड है, चारा है, बर्तन है, उनकी खरीद के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण यहाँ पर दिया गया है। तो ये बात महत्वपूर्ण है, 1 लाख रुपए तक का अल्पकालिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना के तहत, क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख तक का। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, खैरतल तिजारा का नया नाम हो गया, आपको बताइए, भर्तृहरि नगर। हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो पहले तो दीपावली के अवसर पर, धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा के अवसर पर मनाया जाता था आयुर्वेद दिवस, लेकिन अब इसका एक निश्चित डे कर दिया गया, 23 सितंबर। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। 14 सितंबर को। 23 सितंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मेघालय में किन देशों में मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण का प्रारंभ हुआ है? मैत्री अभ्यास है वो किन 2 देशों के मध्य होता है, बताइए। देखें, कौन सा अभ्यास है? मैत्री। मेघालय में किन 2 देशों के मध्य मैत्री अभ्यास किया गया है, बताइए फटाफट से। मैत्री अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य होता है और ये कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। किस किस के बीच? भारत और
आइलैंड। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा होता है? बोंगो सागर। कौन सा होता है? बोंगो सागर होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन होता है? मित्र शक्ति। कौन सा होता है? मित्र शक्ति अभ्यास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? तियानजिन में हुआ। और तियानजिन कहाँ है? चीन के अंदर है। ठीक है। बाकू अजरबैजान में किसका आयोजन हुआ था? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे आदिवाणी का संबंध किससे है? तो आदिवाणी का संबंध है जनजाति कार्य मंत्रालय से। जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा आदिवाणी कार्यक्रम है और लॉन्च किया गया। हाल ही में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो बताइए कौन रहा है? सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। सबसे पहले तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। कहाँ पर आयोजित हुई है? अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 115वां स्थान मिला है पीस इंडेक्स के अंदर। 99वां कौन से में है? एसडीजी इंडेक्स, सतत डेवलपमेंट या सतत विकास लक्ष्य के अंदर एसडीजी इंडेक्स में कौन सा है? आपके 99वां स्थान है। भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में आपके 96वां स्थान है। और खुशहाली सूचकांक में कौन सा? हैप्पीनेस इंडेक्स में आपके 118वां स्थान है। आपको ध्यान में रखना है। 130वां स्थान किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां है। 131वें की बात करें तो जेंडर गैप इंडेक्स में आपके 131वां स्थान है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? बताइए। तो ये है एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स, ये किसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध राजस्थान से है। और इसको क्या मिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। ब्रह्म कुमारी संस्थान कहाँ है और यहाँ पर अभी किसका आयोजन हुआ था? अगर आपको कुछ पता है, पढ़ते हो तो बताओ। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत का महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो महालेखा नियंत्रक टीसीए कल्याणी को नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान में रखना, किसको? टीसीए कल्याणी को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में लॉन्च हुआ भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर की बात की जा रही है तो विक्रम 32 है। आपको ध्यान में रखना है। आगे, हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी की नई दरें कौन सी निर्धारित की है? तो इसको जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है। 2.0 भी इसको कह सकते हैं, या इसको एक नेक्स्ट जेन नाम भी दिया गया है। ठीक है। इसको दीपावली के अवसर पर लॉन्च किया, तो दिवाली से संबंधित आपको नाम भी यहाँ पर मिल सकता है। तो इसमें नई दरें कौन सी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फटाफट से। नई दरें इसकी कौन सी है? तो इसकी नई दरें हैं 5, 18, 40। कौन सी? 5, 18, 40। 5%, 18% और 40% आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हाल ही में चर्चित संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बानू मुश्ताक को कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इनको मिला है। और दीपा बिष्ट के द्वारा इनको, इनकी जो क्या कहते हैं उसको, कृति है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प इसको क्या है? आपके ट्रांसलेट करने का काम है। दीपा बिष्ट के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है। अरुंधति रॉय इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे है, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन की बात की जा रही है। इसकी यूएस ओपन 2025 में पुरुष यानी कि मेल में किसने जीता है? तो मेल का किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में निर्वाचित भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की अगर बात करें तो ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं 15वें क्रम के।
आपको ध्यान रखना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो पहला कौन सा है? मिजोरम है। पहला मिजोरम, दूसरा है गोवा और तीसरा है त्रिपुरा। तीसरा त्रिपुरा और चौथा कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया, बिल्कुल करेक्ट। ये पूर्ण साक्षर राज्य की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक अनुपम खेर की है, डिफरेंट बट नो लेस। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये वैश्विक बौद्धिक संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक बौद्धिक संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान रखना। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 38वां स्थान है, ध्यान रखें। अगला है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो ये इसके लेखक हैं रवि के मिश्रा। पीवी नरसिम्हा राव अर्थशास्त्र का पुरस्कार है, ये किस अर्थशास्त्री को दिया गया? मनमोहन सिंह को हाल ही में पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में समाचारों में रही डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है एस.वाई. कुरैशी की पुस्तक है, ये ध्यान में रखना, एस.वाई. कुरैशी। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? मोहनलाल को चुना गया है, ध्यान में रखना। एक नाम अभी चर्चा में था, मिथुन मन्हास। मिथुन मन्हास, ये कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या? मिथुन मन्हास। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। ई गवर्नेंस का अवार्ड है वो किसको दिया गया था? हाल ही में रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया, और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला था अभी, ई गवर्नेंस अवार्ड, ध्यान में रखना। आगे देखिए, हाल ही में किसने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से अग्नि प्राइम, कौन सी मिसाइल है? अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसका सफल टेस्टिंग किया है। तो किसने के द्वारा किया है? DRDO ने किया है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है रिजर्व कहाँ स्थित है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ये भी महत्वपूर्ण बात है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित नेटवर्क, विश्व जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में को शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो ये आपके कहाँ पर स्थित हैं? ये आपके स्थित हैं बिहार के अंदर। कहाँ पर स्थित हैं? बिहार के अंदर। राजस्थान के भी 2 साइट से अभी शामिल हुई थी, एक खींचन और एक था आपके मैनार। खींचन आपके कहाँ पर है? हड़ौदी में है, और मैनार आपके कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, ये राजस्थान की 2 नई साइट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही में चर्चा में था, और ये माही बांसवाड़ा परियोजना है, इसकी शुभारंभ है मोदी जी के द्वारा शिलान्यास इसका किया गया था। तो इसकी क्षमता है 4 यूनिट है 700 मेगावाट की, तो 7 चौक 2800 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाएगी। कितनी? 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।